सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जो लास्ट लेक्चर हमारा जीएसटी का हुआ था उसमें हमने जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्कस किया था और उसके पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी जैसे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का डिस्कशन किया था। नाउ चैप्टर 1 का जो लास्ट पार्ट है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अंडर जीएसटी, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट definitions of GST. Now यहाँ पे कुछ जो definitions है वो फर्स्ट चैप्टर में आपको क्यों दी गई है, क्योंकि आगे के जितने भी हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें ये टर्मिनोलॉजीज यूज की जाएगी। एग्रीगेट टर्नओवर, बिजनेस, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह। तो आपको ये सभी टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए, इसलिए जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है उसी में हम ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो एक साथ डिस्कस कर लेंगे। डेफिनेशन तो बहुत सारे हैं जीएसटी के अंदर, लेकिन आपके एंगल से और थर्ड ईयर बीकॉम के हिसाब से आपके सिलेबस में जो टर्मिनोलॉजीज है उतने ही हम लोग यहाँ पे उसके हिसाब से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के डेफिनेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो डेफिनेशन हमारे पास डिस्कशन के लिए आता है वो है द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। कुछ 2, 4, 5 अगर चीजें दी है उसका एग्रीगेट मतलब टोटल। ओके, तो एग्रीगेट टर्नओवर को हम लोग टोटल टर्नओवर भी कह सकते हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन क्या है एग्रीगेट टर्नओवर का, पहले पढ़ते हैं उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। Aggregate turnover means aggregate value of all taxable supplies. Okay, aggregate value मतलब total value of all taxable supplies, comma exempt supplies, comma export of goods or services or both, and interstate supplies of a person having same permanent account number to be computed on all India basis but excludes central tax, state tax, union territory tax and integrated tax. ओके, इसका क्या मतलब होता है? तो पहले तो मैं ये बताऊंगा, आप यहाँ पे हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि ऐसा यहाँ पे मीनिंग क्यों दिया गया है कि एक पैन नंबर या ऑल इंडिया बेसिस, ये कुछ जो टर्म्स है पहले ये डिस्कस करते हैं और उसके बाद ये डेफिनेशन का डिस्कशन जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए कि जो आपका जीएसटी नंबर होता है, ओके, जो भी आपका जीएसटी नंबर होता है वो आपके पैन नंबर के साथ होता है। मतलब जो आपका पैन नंबर, देखो पैन अकाउंट नंबर का कितने डिजिट का होता है, कौन बता पाएगा? जो आपका पैन नंबर होता है या परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इनकम टैक्स के लिए जो हम यूज करते हैं, कितने डिजिट का होता है? कैन यू टेल मी? इनकम टैक्स में हमने सीखा भी यही है। नो वन? ठीक है, लेट मी शो यू कि कोई भी पैन नंबर दिखता कैसे, पैन अकाउंट नंबर कैसे दिखता है? 10 नंबर 10 नंबर्स का होता है, बराबर है। सी, उसमें कैरेक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, तो मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो आपका पैन अकाउंट नंबर होता है वो 10 डिजिट का पैन अकाउंट नंबर होता है। देखिए यहाँ पे एक इमेज ओपन करेंगे हम लोग जिसमें पैन अकाउंट का इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, कैसा होता है पैन अकाउंट नंबर। देखिए पैन अकाउंट जो नंबर होता है ना वो हमेशा 10 डिजिट का होता है और पहले 5 जो डिजिट्स होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं। उसके बाद जो नंबर्स होते हैं वो 4 डिजिट नंबर्स के होते हैं और आखिरी का जो होता है वो चेक डिजिट होता है। ओके, आखिरी का जो होता है वो चेक डिजिट होता है। किसी भी आप पैन
देखे गए तो आपको यहीं पे मिलेगा। देखो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी अच्छा खासा दे के रखा है यहाँ पे पैन कार्ड का। तो जो पहले 3 डिजिट्स है, जैसे यहाँ पे आप लीजिए ये AFZ, ओके, ये रैंडम अल्फाबेटिक सीरीज होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। ओके, ये जो नंबर होते हैं ना, इनका कोई मतलब नहीं होता। ये रैंडम सीरीज, जैसे कार के नंबर चलते हैं वैसे ये भी नंबर्स चलते रहते हैं। ए से चालू होता है और जेड 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 तक ये चलते रहते हैं। ओके, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो हो गए ये रैंडम नंबर्स होते हैं। जो 4th नंबर होता है वो आपका इनकम टैक्स में आप कौन से पर्सन हो उस पर डिपेंड करता है। ओके, पर्सन इनकम टैक्स में हमने जो लास्ट सेमेस्टर में पर्सन का मीनिंग सीखा था, उसमें हमने सीखा था कि पर्सन 7 कैटेगरी के होते हैं। इंडिविजुअल होता है, HUF होता है, कंपनी होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, वगैरह वगैरह। तो बेस्ड ऑन दैट ये जो चौथा डिजिट होगा ना, ये उसके ऊपर होगा। जैसे कि अगर इंडिविजुअल अगर कोई पर्सन है तो वहां पे P दिखेगा आपको, कंपनी है तो C दिखेगा, एसोसिएशन है तो A दिखेगा, ट्रस्ट है तो T दिखेगा, फॉर्म है तो F दिखेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो H दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से ये चौथा नंबर होता है। जो 5वां अल्फाबेट होता है वो भी अल्फाबेट ही होता है, वो होता है आपका जो भी सरनेम है। ओके, आपका जो भी सरनेम है उसका पहला लेटर, मतलब अगर आपका सरनेम पाटिल है तो P दिखेगा आपके जो पैन कार्ड है उसके ऊपर। ओके, उसके बाद जो 4 डिजिट्स आते हैं वो सीक्वेंशियल नंबर्स होते हैं। ये भी सीक्वेंशियल नंबर्स होते हैं, 001 से चालू होते हैं और 999 पे खत्म होते हैं। और लास्ट वाला एक चेक डिजिट होता है जो अगेन रैंडमली अलॉट किया जाता है। तो ये तो हो गया पैन कार्ड का मीनिंग। पैन कार्ड में होते हैं 10 डिजिट। अब मैं यहाँ पे ये बात क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी में आपका जो जीएसटी नंबर होता है वो आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा हुआ होता है देखते हैं, जस्ट लेट मी शो यू। देखो ये इमेज दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे? यस सर। एक काम करते हैं, इसको बड़े टैब में ओपन करते हैं। यस, देखो तो अब जो जीएसटीएन नंबर होगा ना वो आपका हमेशा कितने डिजिट्स का होगा? पहले तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, 13 14 15, कितने डिजिट का है? 15 डिजिट्स का। इसमें जो बीच में के डिजिट्स होंगे, देखो ये ए से जो शुरू हो रहा है या जो ए से खत्म हो रहा है, ये आपका पैन अकाउंट का जो नंबर रहेगा वो वैसा के वैसा रहेगा वहां पे। मतलब आपका जो पैन नंबर है वो एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपके जीएसटीएन नंबर का। ओके, अब पैन कार्ड को छोड़ के पैन कार्ड से आपकी पहचान होती है कि भाई ये इंडिविजुअल कौन है। ओके, तो वही डिटेल्स जीएसटीएन में ले लिए है। इसके लिए आपका पैन का जो नंबर होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, वही जीएसटी में भी दिखेगा। उसको छोड़ के 5 अलग अलग डिजिट्स है। जो पैन कार्ड के नंबर के आगे के 2 डिजिट्स है वो आपके स्टेट का कोड है। जैसे महाराष्ट्र का जो स्टेट कोड है वो है 27। तो महाराष्ट्र में जितने भी बिजनेसेस दिखेंगे उनका जीएसटी नंबर देखना आप 27 से ही शुरू होगा। ओके, आप किसी के भी देख लो, महाराष्ट्र में जो भी बिजनेसेस चलते हैं उनका नंबर जो है वो 27 से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र का स्टेट कोड है 27। ओके, उसके बाद आपका पैन नंबर आता है। इसके बाद जो 1 होता है, 1 का मतलब होता है कि भाई एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन द स्टेट। पहला बिजनेस है तो आपका 1 आएगा। दूसरा बिजनेस है, अगर एक ही आप सेकंड बिजनेस कर रहे हो, सपोज मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरे 2 अलग अलग बिजनेसेस है, तो ये 2 3 इस तरीके से आएगा। अल्फाबेट Z जो रहता है वो डिफॉल्ट रहता है। और 5वां जो रहता है यहाँ पे लास्ट ये 5 दिख रहा है, ये भी एक चेकसम होता है। तो पैन कार्ड का जो नंबर होता है और जीएसटीएन का जो नंबर होता है वो ऑलमोस्ट, मतलब जीएसटीएन का जो नंबर होता है वो पैन कार्ड से ही लिया जाता है। इसके लिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है कि पर्सन हैविंग सेम पैन। ओके, मतलब एक पर्सन जो सिंगल पैन कार्ड, अगर आपके पास एक पैन परमानेंट अकाउंट नंबर है तो आपके पास एक ही जीएसटीएन नंबर भी होगा। अलग अलग बिजनेसेस भी रहे, स्टिल आपका जो कंप्यूटेशन होगा वो पैन कार्ड के हिसाब से होगा, ऑल इंडिया बेसिस पे। तो इसका क्या मतलब होता है, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। एक सपोज पर्सन है
पी, ओके, उसका एक पैन नंबर है, लेट अस से ABCDT12345Z, ओके, ये हो गया उसका पैन नंबर। अभी ये जो मिस्टर पी है ना, इसके बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस है, ओके, इसके बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल सेल्स करता है वो, सपोज नॉर्मल कमोडिटीज का सेल करता है, लेट अस से वो कैलकुलेटर्स का सेल कर रहा है, जस्ट टेक एन अमाउंट ऑफ सपोज 20 लाख रुपीस, ओके, ये नॉर्मल सेल्स हो गए। सेकंड हो गए कुछ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज करता है, कुछ सप्लाईज ऐसी होती है जो एग्जेम्प्टेड होती है, तो लेट अस से वो एग्रीकल्चरल गुड्स, ओके, एग्जेम्प्टेड होते हैं, जीएसटी नहीं लगता, स्टिल सप्लाई करता है वो, लेट अस से 5 लाख की। फिर कुछ एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन एक्सपोर्ट करता है, गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करता है वो, लेट अस से 8 लाख रुपीस के एक्सपोर्ट्स है, ओके, एक्सपोर्ट्स। एक एक चीज में यहां की लिख रहा हूं, जस्ट एक्सेप्टेड सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, ओके, कुछ। तो अब यहाँ पे इसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर निकालना होगा, देखिए टैक्स तो वो कौन से अमाउंट पे करेगा, इसमें से मुझे बताओ, टैक्स कौन से अमाउंट पे कर रहे हो आप? जीएसटी सिर्फ और सिर्फ ये जो है इसी पे होगी, ओके। लेकिन जब हम बात करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर की, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर की जब हम बात करेंगे, तो इस पर्सन का टोटल टर्नओवर है 33 लाख। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी एक पर्सन है, उसके सिंगल पैन कार्ड पे वो पूरे इंडिया में जो भी बिजनेस करता है, नॉर्मल गुड्स हो, एग्जेम्प्टेड गुड्स हो, एक्सपोर्ट गुड्स हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हो, एक स्टेट में कुछ बिजनेस है, दूसरे स्टेट में उसका अगर और कुछ बिजनेस है, सपोज ये पूरा बिजनेस उसका महाराष्ट्र में है और कुछ बिजनेस उसका केरला में भी है, ओके, और केरला में उसके 5 लाख रुपए के सेल होता है बिजनेस का। तो एग्रीगेट टर्नओवर जब हम कंसीडर करेंगे, तब दोनों स्टेट का, देखो स्टेट्स अलग अलग है लेकिन पैन कार्ड तो एक ही है ना उसका, ओके, तो यहाँ पे उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना आएगा? 38 लाख, ओके। ये डेफिनेशन ऐसा क्यों दिया गया है? क्योंकि कुछ पर्सन्स क्या कर सकते हैं कि भाई दो जगह पे अलग अलग बिजनेस है, दोनों बिजनेस थोड़ा टर्नओवर महाराष्ट्र के बिजनेस में दिखाएंगे, थोड़ा टर्नओवर केरला के बिजनेस में दिखाएंगे और कम टैक्स पे करेंगे। ऐसा ना हो इसलिए ये प्रोविजन यहाँ पे डाला है एग्रीगेट टर्नओवर का, कि जब भी आप किसी भी पर्सन का टर्नओवर निकालोगे जीएसटी के एग्जेम्पशन के लिए या जीएसटी पर्पसेस के लिए, जब भी आप किसी का टर्नओवर निकालोगे तो आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे। और एग्रीगेट टर्नओवर में कौन सी चीजें आती है? उस पर्सन के पैन अकाउंट नंबर पे से किए गए सभी सेल्स, एग्जेम्प्टेड हो या एक्सपोर्टेड सेल्स हो या इंटरस्टेट सेल्स हो या कोई भी टाइप का सेल हो, वो पूरा सेल उसके ऑल इंडिया बेसिस पे जो भी उसने सेल किया है वो पूरा उसके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। कुछ चीजें उसके टर्नओवर में से डिडक्ट की जाएगी। कौन सी चीजें ऐड नहीं की जाएगी? कि देखिए ये जो भी वो सेल ट्रांजैक्शंस कर रहा है, ओके, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इस पे वो जो भी टैक्स पे कर रहा है, ओके, वो नहीं ऐड किया जाएगा। मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी का जो भी अमाउंट ये पे किया होगा, वो सपोज इसने 3 लाख रुपए का टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा? इस केस में एग्रीगेट टर्नओवर होगा 38 लाख में से 3 लाख माइनस कर लो, 35 लाख रुपीस का उसका टर्नओवर, ओके। इसमें टैक्स का अमाउंट आप गिनोगे नहीं, टैक्स का अमाउंट नहीं गिनोगे, क्यों? क्योंकि टैक्स उसका टर्नओवर थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। हेंस द डेफिनेशन कि एग्रीगेट टर्नओवर मींस total value of all taxable supplies like exempted supplies, exported supplies, interstate supplies, सभी supplies of a person having same permanent account number, सिंगल परमानेंट अकाउंट नंबर से जितने भी आपने सप्लाईज किए हैं वो, एक्सक्लूडिंग सेंट्रल सेल्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। मतलब
जीएसटी का अमाउंट लेस करके जितना भी सेल किया है, एकदम सीधी सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूंगा, जीएसटी का अमाउंट छोड़ के जो भी सेल हुआ है, जीएसटी छोड़ के जो भी सेल हुआ है वो एग्रीगेट टर्नओवर रहेगा। समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके, बिल्कुल सिंपल भाषा में आप ये बात ध्यान रखिए कि जीएसटी को छोड़ के, ओके, जीएसटी का जो भी अमाउंट होगा वो छोड़ के जितना भी टर्नओवर है उसे हम कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, ये पहला डेफिनेशन था। सेकंड डेफिनेशन देखिए, सेकंड डेफिनेशन है बिजनेस का। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? तो बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कोई भी टाइप का ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन और एडवेंचर। ट्रेड, कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स तो ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेडिंग और कॉमर्स। मैन्युफैक्चर मतलब कोई प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो तो। प्रोफेशन और वोकेशन में क्या फर्क होगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड वोकेशन? बहुत बार हम लोग ये वर्ड है ना एक साथ यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस। एक एग्जांपल दूंगा मैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एक प्रोफेशनल है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो काम है वो प्रोफेशन है। लॉयर का जो काम है वो प्रोफेशन है। ओके, सिंगर का जो काम है वो वोकेशन है। समझ में आ रहा है? जो आर्टिस्ट होगा उसका काम है वोकेशन। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड वोकेशन। प्रोफेशन क्या होता है कि कोई प्रोफेशनल बॉडी की अगर आप एग्जाम देके कोई स्पेशलाइज नॉलेज आप हासिल करते हो और उस स्पेशलाइज नॉलेज की मदद से अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो उसे प्रोफेशन कहेंगे, जैसे कि डॉक्टर। ओके, लेकिन अगर कोई स्पेशलाइज, वोकेशन में भी स्पेशलाइज नॉलेज लगता है, लेकिन वोकेशन जो होता है वो पर्सनल स्किल बेस्ड जो काम होते हैं, जैसे कि कोई आर्टिस्ट है या कोई सिंगर है, या आर्टिस्ट सिंगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, कोई प्लम्बर है, ओके, कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो उसको प्रोफेशन कहेंगे क्या? ओके, उसे प्रोफेशन कहेंगे नहीं। प्लम्बर का जो काम है या इलेक्ट्रिशियन के काम है उसको आप वोकेशन कहोगे। उसको कोई स्पेशलाइज डिग्री थोड़ी होती है। प्लम्बर की कोई डिग्री होती है क्या, या इलेक्ट्रिशियन की कोई डिग्री होती है क्या? नहीं। ये जो काम है ये आपको प्रैक्टिस से आते हैं, स्किल्स होती है, तो इसे हम क्या लोग कहते हैं वोकेशन। तो बिजनेस के को बहुत सारे नाम है, ट्रेड भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, कोई भी चीज आप कर रहे हो, वेदर और नॉट फॉर मॉनेटरी बेनिफिट, आपको उसमें से फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो भी देखना नहीं है। ओके, कोई भी चीज अगर आप इनमें से कर रहे हो तो हम कहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग बिजनेस। ओके, इन ऊपर के सभी चीजों को कंसिडरेशन में, इनको सपोर्ट करने के लिए अगर आप कोई एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इंसिडेंटल और एंसिलरी टू दी अबव, जैसे कि आप मैन्युफैक्चर नहीं करते, यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने जो भी चीज बनाई है वो चीज आप एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हो, आप ट्रांसपोर्टर हो। ओके, तो आपकी जो एक्टिविटी हुई उसे हम कहेंगे इट इज अ सपोर्ट एक्टिविटी टू मैन्युफैक्चरर। आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, आप सपोर्ट एक्टिविटी करते हो। ऐसे एक्टिविटीज को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंटल एक्टिविटीज और एंसिलरी एक्टिविटीज। तो इन एक्टिविटीज को भी हम लोग किस के अंदर कहेंगे, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। ओके, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लॉज ए, मतलब सब क्लॉज ए मतलब ये, whether or not there is volume, frequency, continuity, regularity of such transaction. For example, मैंने पिछले साल में, सपोज सर जस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि 2 लोगों का मैंने जीएसटी का रिटर्न फाइल किया था और उनका जीएसटी का टैक्स पे किया था, सिर्फ 2 ही क्लाइंट्स का। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ क्या कि अरे मैंने तो सिर्फ 2 ही लोगों का काम किया था, वो भी 6-6 महीने के बाद किया था, मतलब एक का साल के स्टार्टिंग में किया था, दूसरा का साल के एंड में किया था, इसमें से तो मुझे बहुत कम पैसे मिले, तो इसको बिजनेस मत बोलो। ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग? नहीं। जो सब क्लॉज सी है ये कहता है कि भाई आपने भले एक ट्रांजैक्शन भी किया हो,
ओके, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। आपने पूरे साल भर में प्रोफेशन से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन भी अगर किया है तो आपको हम क्या कहेंगे कि आपने क्या किया है, आपने बिजनेस किया है। ओके, इस पर टैक्स पे करना है या नहीं करना है आगे की बात है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहे हैं कि बिजनेस कैसे करेंगे। तो पूरे साल भर में अगर आपने एक ट्रांजैक्शन भी किया है, कॉमर्स का, मैन्युफैक्चर का, पोजीशन का, प्रोसेशन का, वोकेशन का, तो हम क्या कहेंगे उसे कि इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। ओके, सो दिस इज द पॉइंट नंबर सी। डी, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स, ओके, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस अभी आपने शुरू नहीं किया, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए आप कुछ गुड्स खरीद रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक फैक्ट्री सेटअप करनी है और फैक्ट्री डालने के लिए आप मशीन खरीद रहे हो। ओके, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिजनेस थोड़ी कर रहा हूं मैंने तो सिर्फ मशीन खरीदा है। ओके, ऐसा नहीं कह सकते। आप आगे जाके ये जो मशीन खरीदा है आपने, आप उससे बिजनेस करने वाले हो, तो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे, इट विल बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। इवन परचेसिंग ऑफ मशीन, कोई भी ऐसा काम जो बिजनेस शुरू करने के लिए या बिजनेस बंद करने के लिए आप करते हो, उसे कहा जाता है बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी। ओके, देखिए बहुत सारे क्लब्स होते हैं या सोसाइटीज होती है जो अपने मेंबर्स को फैसिलिटीज देती है। ओके, तो उसे भी बिजनेस के परव्यू में लाया गया है। ओके, बिजनेस के परव्यू में इन्हें भी लाया गया है। ओके, एडमिशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रीमाइसेस, एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे थिएटर, ओके, या बहुत सारे जो क्लब्स वगैरह होते हैं, वो उसमें एंट्री देने के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। तो ऐसे केसेस को भी हम लोग क्या कहते हैं, दिस आर ऑल बिजनेस। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन सच एज होल्डर ऑफ ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम, ठीक है, पर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ रेस क्लब। ओके, रेस क्लब क्या होता है, मुंबई में जाओ आपको मिलेंगे रेस क्लब्स, मिलेंगे हॉर्स रेस क्लब्स वगैरह जो होते हैं। तो ये जो रेस क्लब्स होते हैं, ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप उनके क्लब में जो भी रेसेस होते हैं उस पर आप बेटिंग कर सकते हो, और उसके हिसाब से आपका जो भी बेटिंग का आपको प्रॉफिट लॉस होता है, अपना कमीशन काट के वो आपको वो पैसा देते हैं। तो ये जो सर्विसेज होती है ये भी बिजनेस के अंदर आती है। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट or local authority in which they are engaged as public authorities। गवर्नमेंट अगर कुछ काम कर रही है, जैसे कि जहाँ पे पब्लिक के बेनिफिट के लिए जैसे रेलवे चलाती है या एसटी वगैरह चलती है, तो ये सब एक्टिविटीज भी गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन स्टिल इनको हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज फॉर पर्पस ऑफ जीएसटी। ओके, तो ये जो इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन है ना, ये क्यों दिया गया है, जस्ट टू इंश्योर कि कोई भी चीज बिजनेस के डेफिनेशन में से ना छूटे। क्योंकि अगर कोई चीज बिजनेस के डेफिनेशन में से छूट जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि भाई हमारा बिजनेस ही नहीं है तो हम टैक्स कैसे पे करें। इसलिए इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन इसलिए दिया है। लगभग हर एक कमर्शियल एक्टिविटी को बिजनेस के डेफिनेशन में लाया गया है। क्यों लाया गया है, ताकि उस पर जीएसटी जो है वो आप वसूल कर सके। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कैपिटल गुड्स का। ओके, कैपिटल गुड्स क्या होता है, द कैपिटल गुड्स आर द गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड विच आर यूज्ड फॉर और इंटेंडेड इन यूज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस करने के लिए अगर आप कोई ऐसे गुड्स खरीदते हो जो आपके बुक्स में कैपिटलाइज होते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा टैक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे हम। गुड्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैपिटल गुड्स और दूसरे होते हैं, रेवेन्यू तो नहीं कहेंगे बट नॉर्मल गुड्स जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के इस पे हम लोग
यूज करते हैं वैसे गुड्स। एक एग्जांपल लेके हम इस पे डिस्कशन करते हैं। लेट अस से कि आपका एक बिजनेस है, ओके आपका एक बिजनेस है और 100 मिल है आपकी सपोज, ओके सबको पता है ना 100 मिल क्या होता है, आई होप सभी को पता है 100 मिल क्या होता है। तो 100 मिल का काम होता है कि वुड जो रहता है, लकड़ी जो रहता है वो सप्लाई करना, ओके। तो 100 मिल में अगर आप जाते हो तो यू कैन बाय शीट्स ऑफ वुड, ये इनका क्या है आउटपुट है, ये सामान बेचते हैं, ओके। और ये शीट्स ऑफ वुड बनाने के लिए क्या लगता है उनको, इनका इनपुट क्या होता है, कैन यू टेल मी? ये आउटपुट है, तो 100 मिल का इनपुट क्या होता है, नॉर्मल वुड, Yes. ओके वुड फ्रॉम ट्रीज। ये जो वुड होता है, जो पेड़ों को काटने के बाद जो वुड आता है वो ये बिजनेस जो है वो परचेस करता है, उसको बराबर से प्रोसेस करता है, उसके कट आउट शीट, वगैरह हाँ शेप देख। करेक्ट, उसको कट वगैरह करके उसके शीट्स वगैरह बना के प्रॉपर साइजेस में उसको बेचता है, ओके। तो ये इनके लिए इनपुट है और ये इनके लिए आउटपुट है। तो ज्यादा कुछ डिस्कस ना करते हुए, ये जो वुड खरीद रहे हो ना बिजनेस के लिए, इसे हम कैपिटल गुड्स नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे नॉर्मल गुड्स जो बिजनेस करने के लिए आपको लगता है, ओके। ये इसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल गुड्स। ये बिजनेस में इनका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा कि आपका जो भी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसको ये डेबिट हो जाएंगे, ओके उसको ये डेबिट हो जाएंगे। और जस्ट वेट अ मिनट, और जब आप इसको सेल करोगे तब ये क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट जो सिंपल गुड्स होते हैं आपके वैसे। इसको छोड़ के आपका बिजनेस ने वुड नहीं खरीदा, आपने सपोज एक वुड कटिंग मशीन खरीदी, तो ये जो गुड्स हुए ये आपके कैपिटल गुड्स हुए, ओके। मतलब आप ये गुड्स को डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज करके कोई आउटपुट नहीं निकालोगे, लेकिन आप ये जो गुड्स है इनका आप इस्तेमाल करोगे आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास वुड कटिंग मशीन ही नहीं होगा तो आप ये जो रॉ मटेरियल है इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पाओगे क्या? नहीं उसके अंदर बैटरी के पैसे। बेटा म्यूट हो जाओ, अपने आप को करो, अननेसेसरी अनम्यूट मत रखा करो अपने आप को, ओके। तो अगर आपके पास ये मशीन ही नहीं है तो आप आपके बिजनेस को चला पाओगे क्या? नहीं चला पाओगे। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स, ओके। और इनकी जो वैल्यू होती है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखेंगी, इनकी जो वैल्यू रहेगी ना वो एसेट्स साइड पे दिखेंगे, आपके बिजनेस में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ओके। तो ऐसे सभी गुड्स जो आप आपके बिजनेस करने के लिए खरीदते हो, ओके, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज करते हो, और वो गुड्स की वैल्यू जो है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज हो जाती है, ऐसे सभी गुड्स को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स, ओके। ऐसे गुड्स को हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स। फिर नॉर्मल गुड्स किसे कहते हैं? कि ऐसे सभी मूवेबल गुड्स, ओके, ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी मतलब पैसा, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, ओके। शेयर्स जो हो गए कंपनी के शेयर्स हो गए, या आपके पास जो पैसा है उसे हम गुड्स नहीं कहते, ओके। उसको छोड़ के जो भी चीजें जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, आपके पास आप देखो आपको जितनी भी आजू बाजू में चीजें मिलती है उसको सबको हम गुड कह सकते हैं। आपके घर में फर्नीचर होगा, टीवी होगा, आपके पास का जो मोबाइल होगा,
everything is good, okay, except money and security. Again, goods means every kind of movable property, movable, okay, जो चीज आप मूव कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आपका लिमिटेशन आ जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज को जीएसटी के अंदर गुड्स नहीं कहा जाता, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स दैट आर अटैच्ड टू लैंड। अभी ग्रोइंग क्रॉप्स या ऐसी चीजें जो जमीन के साथ अटैच्ड है, लेकिन जब आप उसको बेचोगे उस समय आप उसको जमीन से हटा दोगे, विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर द सप्लाई अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई करते वक्त, बेचते वक्त आप जो ग्रास होगी या क्रॉप्स होगी उसको आप काट दोगे ना, जमीन के साथ थोड़ी बेचोगे आप, तो इसलिए उसको हम लोग उसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इन शॉर्ट गुड्स का डेफिनेशन क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज गुड्स, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज गुड्स, ओके। ठीक है, हम लोग यहीं पे रुकेंगे, अभी एक ही पेज हमारा बचता है यहाँ पे, ओके। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है ये खत्म हो जाता है, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा जीएसटी का वो फिनिश हो जाता है। सो लेट मी स्टॉप हियर एंड सर्कुलेट अटेंडेंस।